जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 3 को लेकर आया हूं मैं। इससे पहले आप एपिसोड 1 और 2 देख चुके होंगे उम्मीद करते हैं। और ये खंड आपका पता है, ये 10वीं क्लास का एमसीक्यू साइंस चल रहा है। दोस्त आप जानते हैं आपके एग्ज़ाम में जो है बीपीएससी जो पूछती है, बीपीएससी जो पूछती है वो 6 क्लास से लेके 10 क्लास तक का एनसीईआरटी का जो है वो खंड पूछता है। इस बात को आप जान लीजिए। लेकिन इतना मैं आपको दावे के साथ ज़रूर कह सकता हूँ, जितना मैं एपिसोड करवाऊँगा आप, यदि आपने पूर्णतः एपिसोड 100 में 100% एपिसोड आपने देख लिया, इतना मैं लिख के और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको साइंस की खंड जो है कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना पड़ेगा। बस इतना अगर कर लेते हैं आप तो। और मैं ये पढ़ा पा रहा हूँ संदीप सर की बदौलत। और ये बात को आप जान लीजिए, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा और 100 में 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, अपने दोस्त अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए आप मुझे एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे आप पहले बात तो यहाँ पे आप चेक कीजिए और क्या लिखा हुआ है सर। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो क्या लिखा हुआ है सर, अध्याय एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 2 अम्ल एवं क्षार। पहले आइए हम बात कर लेते हैं कुछ अम्ल के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं अम्ल के बारे में। मुझे बताइए, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए दोस्त, क्या पूछा जाए सर, अगर आपसे पूछा जाए कि अम्ल अम्ल क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर जिसका स्वाद खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। तो जिसका स्वाद खट्टा होता है वो आपका अम्ल कहलाता है। और जिसका स्वाद कड़वा होता है वह आपका क्षार कहलाता है। तो पहले आपने क्या देखा, अम्ल क्या होता है? जिसका स्वाद खट्टा होता है। और क्षार क्या होता है? जिसका स्वाद कड़वा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप अम्ल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं अम्ल को? आप मान लीजिए इमली हो गया, कच्चा आम हो गया, अचार हो गया, नींबू हो गया। इस सब के सब में क्या पाया जाता है दोस्त? इसमें अम्ल पाई जाती है। लेकिन जैसे आप मिर्च की बात करेंगे, मसाला की बात करेंगे, मिर्च मसाला सब में क्या होता है दोस्त? वो क्षार का ही भाग होता है। किसका भाग होता है दोस्त? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसा कौन सा पदार्थ है या कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें कि ना तो वो खट्टा लगता है ना ही वो कड़वा लगता है। आखिर एकदम उदासीन के जरिए रहता है। तो मुझे बताइए, आप मुझे कमेंट कीजिए वह पदार्थ कौन सा। तो आपने सीखा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से और एक बार समझ लीजिए। और अगर आपसे पूछे कि बताइए मुझे अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? ये आपका 7 से कम होता है। क्या होता है दोस्त? 7 से कम होता है। वहीं आपसे पूछेगा क्षार का पीएच मान कितना होता है, आप बोलेंगे सर 7 से अधिक होता है। कितना होता है? अम्ल पूछेगा आपसे तो 7 से कम, क्षार पूछे आपसे तो 7 से अधिक। वहीं पूछे उदासीन का तब, ना अम्ल ना क्षार तब, आप बोलिएगा सर अम्ल अधिक उदासीन का होता है 7। तो आपने क्या देखा, अम्ल का पीएच मान 7 होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। जबकि हम बात करेंगे उदासीन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो आपसे यहाँ उम्मीद करते हैं 4-5 क्वेश्चन आपने ज़रूर सीख लिया होगा। चलिए आप चलते हैं हम मुख्य प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने है लिटमस, हल्दी, मैथिल ऑरेंज या फिर एक से अधिक। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, जब भी प्राकृतिक सूचक की बात आती है उसमें आपको लिटमस पहले नंबर पे आएगी, जबकि हल्दी दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे ये जो आपका मैथिल ऑरेंज है ये बिल्कुल भी नहीं आती है। आप देख पाएंगे प्राकृतिक सूचक जो है आपका 2 आ गया, लिटमस और हल्दी। इसलिए इसका आंसर जो हम लिख जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ जाने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग लॉक करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर होने वाली है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। दोस्त इतना याद रखिएगा, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में और ना अभी तक पूछा है। चलिए अगला बोलता है, कौन आम्ल क्षार की जांच के लिए संश्लेषित सूचक के उदाहरण है? फिर से वही सवाल दोस्त, यहाँ अगर इस प्रकार सवाल पूछेगा तो यहाँ भी आप क्या कीजिएगा,
मेथिल को कट कीजिएगा, फिनोल्फेथिल और लिटमस दोनों इसका सही जवाब है। अर्थात इसका आंसर जो दोस्त होगा एक से अधिक, यहाँ पे आप इसको लॉक करेंगे, एक से अधिक इसका लॉक करेंगे। तो ये देखिए इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने का पूरे आसार होता है, पूरे आसार होता है। आप देख पाएंगे ये क्लास 10 का MCQ है। इतना मुझे बिलीव है इस PDF पे कि जितना पढ़ाया जा रहा है, आपको जितना भी एपिसोड कराया जाएगा, इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इस बात को समझिएगा। अब देखिए लिटमस विलियन किस रंग का रंजक होता है। तो लिटमस विलियन की बात जब भी करेगा तो याद रखिएगा ये आपका कोई और नहीं बल्कि पर्पल होता है। क्या होता है दोस्त? पर्पल आपका कलर होता है। उसको आप प्यार से क्या बोलते हैं? तो बैगनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? प्यार से बैगनी कहते हैं। लिटमस विलियन किस रंग का रंजक होता है? तो ये आपका बैगनी। ऑप्शन में देखेंगे आप, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ब्लू है, और नीचे ऑप्शन नंबर C में देखेंगे आप तो यहाँ पे बैगनी है। तो बैगनी इसको आप प्यार से पर्पल भी कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर C हम लोग लॉक करेंगे। बोल रहा है फिर से, लिटमस विलियन को किस समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है? क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए दोस्त। लिटमस विलियन को किस समूह के लाइकन पौधे से निकाला जाता है? क्या ब्रायोफाइटा होता है, थाइलापाइथा होता है, और लेकिन इसका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वो आपको थाइलोपाइथा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B को हम लोग लॉक करेंगे। दोस्त यहाँ से क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से एक प्रश्न यहाँ से आने वाली है, इस बात को आप याद रखिएगा। बोल रहा है लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय, तो यह किस रंग का होता है? अब मुझे बताइए, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, जब ना वो अम्लीय होगा ना वो क्षारीय होगा तो क्या होगा दोस्त? ये आपका उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। क्या होगा दोस्त? उदासीन होगा। जब ना आपका अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, उदासीन होता है। वही बोल रहा है किस रंग का होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर A ही देख पा रहे होंगे आप, पर्पल और बैगनी इसका ही पर्पल जो है इसका आंसर सही होने वाली है। फिर बोल रहा है आम्ल निम्नलिखित में से आम्ल क्षारक सूचक का उदाहरण क्या है? तो आम्ल क्षारक सूचक का उदाहरण, आम्ल क्षारक देख लीजिए यहाँ पे, हल्दी तो पहला नंबर में आ ही जाएगा। फिर आपको यहाँ से दोस्त ऑप्शन नंबर C फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ भी आ जाएगी। इसलिए हम लोग लॉक करने वाले हैं ऑप्शन नंबर D, जिसको आप प्यार से क्या बोलते हैं दोस्त? उपयुक्त में से एक से अधिक को हम लोग लॉक करेंगे। दोस्त अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो प्लीज़ आप रिक्वेस्ट करूँगा मैं आपसे, आप वीडियो को दोबारा पॉज करके देख लीजिएगा। फिर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? गंधीय सूचक के उदाहरण क्या है? तो गंधीय सूचक के उदाहरण आप जानते हैं, प्याज इसका भी गंध होता है, लौंग इनका भी गंध होता है, और वेनिला का भी गंध होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हम जाएंगे इसके साथ, तो ऑप्शन नंबर D को हम लोग लॉक करने वाले हैं। गंध की बात कर रहा है तो आप खुद समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसलिए ऑप्शन नंबर D को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला बोल रहा है सामान्यतः अम्ल या क्षारक, क्या बोल रहा है दोस्त? सामान्यतः अम्ल या क्षारक धातु से जब अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? दोस्त मतलब जब अम्ल और क्षारक है, सामान्यतः क्या करता है ये, यहाँ पे कोई धातु है और इसे जब अभिक्रिया करता है तो वही बोल रहा है कौन सा गैस उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा, जब भी अम्ल और क्षारक की बात करेगी आप ऑप्शन नंबर B टिक करेंगे, आँख कान बंद कर लीजिए और ऑप्शन नंबर B को टिक कर लीजिए। हाइड्रोजन एक इम्पोर्टेंट। आप मुझे बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, बताइए मुझे, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं देखना चाहूँगा कि आपके जो है आप कितना जानते हो। आप मुझे बताइए कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, जबकि हाइड्रोजन की भी परमाणु संख्या कितनी होती है। आप मुझे अभी कभी जस्ट जो है दोस्त, आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं देखना चाहूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिएगा। इतना भरोसा रखिएगा कि इस PDF से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हालांकि जितना एपिसोड किया जा रहा है उनको एपिसोड को आप सपोर्ट कीजिए, बस और कुछ नहीं है। फिर बोल रहा है आपसे कौन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का उदाहरण है? आप मुझे बताइए, आपसे पूछा जाए
आपसे पूछा जाए बताइए मुझे कैल्शियम का सूत्र क्या होता है, आप कहेंगे CaCO3, आप बोले कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। लेकिन आपसे पूछा जाए कि चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, खड़िया का सूत्र क्या होता है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, इस परिस्थिति में दोस्त आप तीनों का ऑप्शन CaCO3, इसका भी CaCO3, इसका भी CaCO3, इस बात को आप कान खोल कर सुन लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न आना तय है, इस बात को आप कान खोल कर सुन लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, खड़िया का सूत्र क्या होता है, या फिर आपसे पूछेगा संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो आप ऑप्शन नंबर टिक करेंगे CaCO3। चलिए अगला बोल रहा है आपसे, आम्ल क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए पहले बात तो उसमें ट्रिक वगैरह होता है, क्या जैसे देखिए आम्ल क्षारक की बात कर रहा है तो कॉमन चीज़ हो गई इस चैप्टर में। अब लवण और जल की जैसे बात करेगा, आप तुरंत टिक कीजिएगा उदासीनीकरण। उदासीनीकरण का मतलब क्या, जिसमें कि लवण और जिसमें कि अम्ल और क्षार बिल्कुल भी नहीं होती है, वही तो आपका उदासीनीकरण होता है। उदासीनीकरण का पेचमान 7 होता है, आपने कुछ देर पहले तो पढ़ा ही है, आपने क्या पढ़ा 7 होता है, ये तो आपने कुछ देर पहले पढ़ा था, 7 ही होता है ना। और अम्ल का पेचमान 7 से कम होता है, जबकि क्षार का पेचमान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। तो देखिए एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको अलग भी क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। देखिए ये क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा गया था और पूछने का चांस भी हर बार होता है, तो इस बात को आप याद रखिए। तो अधात्विक, यहाँ पे धातु की बात नहीं कर रहा है, मुझे बताइए धातु क्या होती है, धातु क्या होती है, धातु क्या धातु में अपनी चमक होती है, येस या नो कमेंट कीजिए सर। आप सर येस या नो कमेंट कीजिए, क्या धातु तन्य होती है, येस या नो कमेंट कीजिए। क्या धातु अपनी चमक रखती है, तो येस या नो कमेंट कीजिए। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। जब भी अधात्विक की बात करें आपसे, अधात्विक की बात करें आपसे, तो आप अम्लीय के साथ जाइएगा, कहाँ पे, तो अम्लीय मारिएगा। लेकिन 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 रुकिए, जैसे आपसे पूछेगा यहाँ पे धात्विक, क्या बोलेगा, धात्विक, जैसे बोलेगा आपसे धात्विक, तो आप तुरंत करिएगा क्षारकीय को, क्षारकीय को यानी कि क्षारीय को। मतलब अधात्विक ऑक्साइड की बात करेगा आप तो तुरंत टिक कीजिएगा आप कौन सी, तो अम्लीय। और वहीं पूछेगा आपसे धात्विक का तो तुरंत टिक कीजिएगा क्षारकीय। तो उम्मीद करते हैं आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से प्राप्त हुआ होगा और दोनों एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। तो किस विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता, जैसे मान लीजिए कोई विलयन है, बोल रहा है उसमें उसमें क्या विद्युत का चालन होता है या नहीं होता है, वही पूछ रहा है किस विलयन में विद्युत का चालन बिल्कुल भी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर इसका चल जाएगा अल्कोहल और ग्लूकोज, अल्कोहल और ग्लूकोज को हम लोग टिक करेंगे। अब मैं यहाँ से जानना चाहूँगा सर ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो आपसे पूछेगा ग्लूकोज का सूत्र, ध्यान रखिएगा C6H12OH, सॉरी, तो C6H12O6 होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। जब भी ग्लूकोज सूत्र पूछेगा वहीं पूछेगा आप अल्कोहल का, तब तो C2H5OH आप टिक करके आएंगे। तो मैंने क्या कहा C2H5OH, जबकि ग्लूकोज पूछे आपसे C6H12O6 होता है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं और क्षार का उदाहरण क्या है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं और क्षार का उदाहरण क्या है, तो आप याद रखिएगा क्षार की जब भी उदाहरण आपसे पूछे तो आप तीनों को टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों का तीनों KOH, जिसको आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तीनों का तीनों आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। इसलिए आप जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, आप क्लिक करने वाले हैं, लॉक करने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी को। डी ही एक क्षार का उदाहरण हो सकता है। बोल रहा है कि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए जब अम्ल और क्षारक आपस में घुलती है, जैसे मान लीजिए ये आपका अम्ल हो गया और ये आपका क्षारक हो गया। बोल रहा जब ये घुलती है, क्या होती है दोस्त, ये घुलती है,
जब ये पानी में घुलती है दोनों, तो उस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो वही आपसे पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। तो जब भी बोले आपसे जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया, आप तुरंत टिक कीजिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अच्छा, मुझे याद आ रही है, मैंने आपको पढ़ाया था, मुझे बताइए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का विघटित और कंपोस्ट बनना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला बोल रहा है आपसे, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस OH में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जल की जब भी बात करेगा दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, अम्ल क्षारक मिलाने की बात करेगा तो वहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि आपका तनुकरण ही ऑप्शन से होने वाला है। डिलू से जैसे मान लीजिए तनुकरण हो गया। ये जब भी आपको देखिए, ध्यान रखिएगा, जल में अम्ल और क्षारक को मिलाने की बात करें, जैसे मान लीजिए ये अम्ल हुआ, ये क्षारक हुआ, और यहाँ पे जल बह रही है। जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो यहाँ पे क्या होगा दोस्त, यहाँ पे तनुकरण का नामकरण होने वाली है। तो तनुकरण आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग लॉक करेंगे। गैस्ट्रिक जूस, इसको आप जठर रस कहते हैं। उसका पीएच मान कितना होता है आप जानते हैं, एग्जाम में पीएच मान से एक प्रश्न होता है। और गैस्ट्रिक जूस जठर रस का पीएच मान कितना होता है, इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। ये आपका इसको आप याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी 1.2 होता है। तो गैस्ट्रिक जूस पूछे, जठर रस पूछे और इसका पीएच मान पूछे, तो आप कह सकते हैं सर इसका पीएच मान जो होता है वो 1.2 होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। बोल रहा है कौन क्षारक वेशिक है, कौन क्षारक वेशिक है? तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन जो आपके सामने दिया गया है वो नींबू का रस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अम्ल वर्षा। दोस्त ये याद रखिएगा, ये दोनों का दोनों अम्लीय है, जबकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका क्या है, तो क्षारक है। क्या है दोस्त, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका क्षारक है। इस बात को आप याद रखिए। नींबू पूछे अम्लीय है, अम्ल वर्षा पूछे अम्लीय है। आज देखते होंगे जब वर्षा होती है, अम्ल वर्षा होती है, तो उसका स्वाद जो होता है वो नमकीन होता है, सॉरी खट्टा होता है। तो खट्टा आपने क्या पढ़ा है, खट्टा में क्या होता है, अम्लीय तो ही होता है। लेकिन ऑप्शन में या क्वेश्चन में क्या क्षारक का पूछा था, क्षारक हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। अब से बोल रहा है एक स्वस्थ मानव की लार का पीएच अधिकतर के बीच कितना होता है? तो जब एक पीएच मान की बात करेगा, जब एक स्वस्थ मनुष्य की लार का पीएच, लार क्या होता है, लार क्या होता है, जब मान लीजिए ये आपका थुथुन हुआ, इसे आपका जीभ हुआ, इसे जीभ पे जो पानी आता है, जो आपको चूता है ऐसे ऐसे करके, यही तो आपका क्या कहलाता है, लार कहलाता है। बोला अधिकतम मान किसके बीच होना चाहिए, फिर होता है तो 6.2 से 7.6 के बीच होता है। एक्चुअली में अगर बात किया जाए इसका, तो प्रोबीडिंग के तौर पे 6.8 होता है, 6.8 होता है। लेकिन यहाँ पे बीच की बात कर रहा है तो आप 6.2 के साथ साथ 7.6 तक जा सकते हैं। मानव की लार की पीएच वैल्यू क्या, देखिए मैंने जो पढ़ा रहा था आपको, बस वही प्रश्न यहाँ पे मिल गया। तो मानव की लार का पीएच मान दोस्त 6.8 होती है। तो मानव की लार का पीएच मान 6.8 होती है, इस बात को आप समझिएगा। फिर बोल रहा है रक्त प्लाज्मा का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त प्लाज्मा का पीएच मान सभी जानते हैं हम लोग 7.4 होता है। अच्छा, वहीं अगर पूछे आपसे रक्त क्या है, पूछे ऑप्शन में पूछेगा रक्त क्या है, तो आप उनको बोल सकते हैं सर रक्त एक प्रकार का तरल संयोजित उत्तक है, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। इस बात को आप समझिए। रक्त के बारे में जब भी बात करेगा तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, और रक्त के प्लाज्मा का जो पीएच मान होता है वो दोस्त 7.4 होता है। बोल रहा किसका पीएच मान सबसे अधिक होता है निम्नलिखित में से? अच्छा, निम्नलिखित में से पूछ रहा है, मतलब जो लिखा हुआ उसमें सबसे अधिक पीएच मान दूध का ही तो होता है। सबसे अधिक पीएच मान की बात कर रहा है दोस्त, सबसे अधिक पीएच मान की बात कर रहा है दोस्त, इसका दूध होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। बोल रहा सबसे क्षारकीय विलयन कौन सा है? सबसे क्षारकीय आप क्या जानते हैं? क्षारकीय आप जब भी पूछे आपसे, आप तुरंत बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस बात को आप याद रखिए, NaOH आप बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग लॉक करेंगे। हमारे शरीर का पीएच प्रास किसके बीच कार्य करती है? हमारा शरीर का जो पीएच प्रास होता है दोस्त,
वो आपका 7 से लेके 7.8 के बीच कार्य करता है। दोस्त, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ूंगा, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आपको सिलेक्शन माँ सरस्वती दिलवाएंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप कर दिए होंगे। दोस्त, जान लीजिए, हमारे शरीर का पीएच मान का जो प्रयास होता है दोस्त, वो आपका 7 से 7.8 के बीच होता है। तो हमारे शरीर का पीएच परास की बात करेगा जब भी, तो 7 से 7.8 के बीच की बात करेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला बोल रहा है, ताजे जल के पौधों और जंतुओं के जीवन के लिए सबसे अनुकूल पीएच सीमा क्या होती है? ये आपकी क्या बोल रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। ताजे जल के पौधों और जंतुओं के बीच जीवन के लिए सबसे अनुकूल पीएच क्या होती है? ये आपकी होती है दोस्त 6 से 7.5, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? तो 6.5 से 7.5 इसका परफेक्ट आंसर होने वाली है। अम्लीय वर्षा कहलाने के लिए वर्षा के जल के पीएच मान कितनी होनी चाहिए? मतलब यदि आप मान लीजिए कोई वर्षा हो रही है और अम्लीय वर्षा अगर मान लीजिए वो कहलाएगी, तो उसका पीएच मान जो है दोस्त कितनी होनी चाहिए? इस बात को आप याद रखिएगा, 5.6 से कम होनी चाहिए। दोस्त, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, यदि आप नए आए हैं तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, और आप एग्जाम में 110% क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आपको। दोस्त देखिए, ये क्वेश्चन कुछ था, ये पार्ट 3 वीडियो था, इससे ये आपका पार्ट 3 वीडियो था, इससे मैंने 2 वीडियो करवा दिया है। आपने नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करो, कर लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेगी। और एक बात जान लीजिए, बीपीएससी जो है क्वेश्चन बहुत अंदर से पूछता है। ये पीडीएफ बहुत मेहनत से बना है, संदीप सर के द्वारा ये पीडीएफ बनाया गया है, और उनका भी सपोर्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये खंड आपको लेकर मैं आया था, और इसी प्रकार ये खंड अगर पढ़ना चाहता है मुझे कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और चलिए, मुझे दीजिए विदा, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो के लिए। जय हिंद, नमस्कार।